गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहरे देवी तापड़े कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में हमने स्टार्ट किया था, चर्चा किया था। उसमें हमने सीमांत उपयोगिता के बारे में जाना था, उपयोगिता के बारे में जाना था, डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में जाना था, क्या उनमें रिलेशन होता है दोनों के बीच में वो हमने जाना था। और आज हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सबसे पहले सामान्य अर्थ। इसका जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो सामान्य अर्थ है वो आवश्यकताओं से लिया हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है आवश्यकताएं, ये नियम है जो आवश्यकताओं की विशेषताओं पर आधारित है। आवश्यकताओं की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो आवश्यकताओं की जो विशेषता है वो ये है कि आवश्यकताएं अनंत होती है। आवश्यकताएं अनंत होती है। एक आवश्यकता समाप्त नहीं होती कि नई आवश्यकता जन्म ले लेती है व्यक्ति के दिमाग में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो इस तरीके से ये जो नियम किस पे आधारित है? आवश्यकताओं की अनंतता पे आधारित है। और प्रत्येक आवश्यकता जैसे जैसे संतुष्ट होती जाती है तो लगातार उसकी जो हमारी जो तीव्रता है उसके प्रति जो हमारी जो इच्छा है वो धीरे धीरे वो घटती जाती है। तो ये सिस्टम होता है इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है कि ये नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया। सबसे पहले मार्शल ने हमने बात किया कि मार्शल ने इनको उठा करके एक व्यवस्थित रूप में आगे दिया था, जो टॉपिक को आगे बढ़ाया था इसको। लेकिन स्टार्टिंग में बनाया किसने था इस नियम को? तो ये जर्मन के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस नियम को बनाया। उनका नाम है गोसेन। इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये गोसेन का प्रथम नियम है और ये जर्मन के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने इस नियम को स्टार्टिंग से विधिवत रूप से इन्होंने ही इसको आगे प्रतिपादित किया था। और जो प्रोफेसर जेवंस ने इसको मूल्य निर्धारण में सबसे पहले प्रयोग में लिया था। तो ये इन दोनों की विशेषता है कि इनका जर्मन अर्थशास्त्री है, इनका गोसेन का, इनका तो ये प्रथम नियम है। और जो जेवंस है ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण में इस जो नियम का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं हम नियम की व्याख्या कर सकते हैं। ये इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की संतुष्टि होती जाती है तो उस वस्तु को प्राप्त करने की या उससे मिलने वाली हमें जो संतुष्टि मिलती है वो लगातार घटती जाती है प्रत्येक अगली इकाई से। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को भोग करते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से उसकी जो संतुष्टि की जो मात्रा है वो हमारे लिए धीरे 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 घटती जाती है। तो इस प्रकार से इस नियम की व्याख्या को समझाया गया है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों को ग्रहण करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से, इसको थोड़ा इस तरीके से बोलते हैं उत्तरोत्तर इकाइयों से। तो उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है प्रत्येक अगली इकाई से। तो प्रत्येक अगली इकाई से उपभोक्ता को लगातार घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है और हम इसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो लगातार हमें घटती हुई जो उपयोगिता मिलेगी प्रत्येक अगली इकाई से, तो उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। तो सीमांत उपयोगिता का सीमांत का मतलब ही अतिरिक्त से होता है। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं इस नियम के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने। तो सबसे पहले प्रोफेसर ब्रिंग्स की बात करते हैं हम। प्रोफेसर ब्रिंग्स से क्या है, एक ही प्रकार की वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की इकाई में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। यानी आप एक ही प्रकार की वस्तु को आप यूज में लोगे तो धीरे धीरे उससे जो आपको उपयोगिता मिल रही है वो घटती जाएगी। तो इन्होंने इसकी विशेषता में यह बात है कि एक ही प्रकार की वस्तु होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं प्रोफेसर चैपमैन, इनका कहना है कि हम किसी वस्तु का जितना अधिक प्रयोग करते हैं उस वस्तु के लिए हमारी इच्छा उतनी ही कम होती जाती है। तो हमने चर्चा कर ली कि हम जिस वस्तु का प्रयोग लगातार करेंगे तो लगातार उससे हमें घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ कि जैसे हमारे पास एप्पल है, सेब है। हम पहला सेब खाते हैं तो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा उससे हमें एनर्जी मिल रही है, बहुत ज्यादा उससे उपयोगिता मिल रही है। लेकिन
सेकंड 2 नंबर का जब आप सेव खाओगे तो उससे उतनी मात्रा में आपको उपयोगिता नहीं मिलेगी और इसकी फीलिंग कर सकते हो, यानी आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना कि पहला सेव खाने में आपको आया था। तो इस तरीके से आप इसको फीलिंग कर सकते हो। यदि आप तीसरा सेव खाओगे तो पेट भर चुका होगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और चौथा सेव खाओगे तो एकदम से आपको पता नहीं चलेगा सेव का स्वाद क्या है। तो यानी क्या मतलब आपको नेगेटिव, आपको उसमें उपयोगिता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको फील कर सकते हो इस तरीके से। आगे है प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इसकी जो परिभाषा वो क्या है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों का मतलब उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या का आकार और ये मुख्य मुख्य इसमें ये चीज आती है, तो ये अन्य बातों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत, अधिमान और जनसंख्या का आकार, इन सभी में क्या है, स्थिरता रहनी चाहिए, तभी नियम लागू होता है। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, तो वो लाभ प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ घटता जाता है, ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का। तो हम ये समझ रहे हैं, हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और हमने ये जान लिया कि लगातार आप किसी वस्तु का यूज लोगे तो प्रत्येक अगली इकाई से आपको घटती हुई दर से उपयोगिता मिलेगी। तो इनकी जो विशेषता है इसकी परिवर्तन की परिभाषाओं की, इसके जो प्रोफेसर मार्शल है, तो उनमें यही है कि आप अन्य बातें स्थिर रहनी चाहिए, यानी अन्य बातें स्थिर नहीं रहेगी तो नियम लागू नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक को, टॉपिक में तालिका बनाएंगे हम इसकी। तो विभाज्य और अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करेंगे कि विभाज्य वस्तुएं कौन सी होती है और अविभाज्य वस्तुएं कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विभाज्य वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका विभाजन संभव हो, वो विभाज्य वस्तुएं होती है, और ऐसी वस्तुएं जिनका विभाजन संभव नहीं हो वो अविभाज्य वस्तुएं होती है। तो इस तरीके से हम विभाज्य और अविभाज्य वस्तुओं में अंतर कर सकते हैं। तो जिन वस्तुओं में विभाजन संभव होता है उन्हें हम विभाज्य वस्तुएं कहते हैं, और जिनका विभाजन संभव नहीं होता है उनको हम अविभाज्य कहते हैं। विभाज्य वस्तुओं का मैं एग्जांपल लूं, जैसे खाने की चीजें हैं, जैसे आप जितनी भी खाने वाली चीजें सारी विभाज्य वस्तुएं होती है, आप उनका विभाजन कर सकते हो। जैसे कि आप रोटी खा रहे हो तो उसको तोड़ सकते हो, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ने के बाद में उसमें कोई कमी नहीं आएगी खाने में। ठीक है, और अविभाज्य का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को विभाजन कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है कि उसको दोबारा से यूज में ले लें। तो इस तरीके से मशीनरी आइटम होते हैं सिंगल पीस, उसको आप तोड़ के यूज में नहीं ले सकते, खराब हो जाएगा वो, तो वो अविभाज्य है। और जो खाने वाली चीजें हैं वो विभाजन में हो सकता है। तो इस तरीके से विभाज्य और अविभाज्य वस्तुओं में हम इनको बांटते हैं। तो एक तालिका के द्वारा हम समझेंगे इसको कि किस तरीके से इसको सीमांत उपयोगिता घटती है। हम क्वांटिटी लिखते हैं, इधर लिखते हैं सीमांत उपयोगिता, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर मैं लिख रहा हूँ टोटल यूटिलिटी। तो हमने लिख दिया है तीनों को। अब आप देखेंगे आगे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल यूटिलिटी आप जानते हो कि ये घटती हुई मिलती है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ये है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। तो इसमें हम मैं लिखता हूँ 50, इसके कर देते हैं 40, ये हो जाता है 20, ये हो जाता है 5, ये हो जाता है -5, और ये होता है -15। तो इस तरीके से हमने इसको शो किया है कि पहले आप पहले जो इकाई आप यूज में लोगे उससे आपको ज्यादा इकाइयां मिलेगी उपयोगिता की, और उसके बाद में कम, उसके बाद में और कम, उसके बाद में और कम, और इसमें बाद में माइनस में भी आंकड़ा चला जाता है। तो हम इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, इसमें एक जीरो और बना के दिखा देते हैं ताकि वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाए,
तो हम चौथे पॉइंट में यहाँ 0 लिख सकते हैं। चौथे पॉइंट में लिखोगे इसका मतलब होगा यहाँ पूर्ण रूप से व्यक्ति संतुष्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। और आगे हम इसका टोटल यूटिलिटी वक्र बनाएंगे। TU में हम देखेंगे क्या है कि सबसे पहले 50 है, 50 और 40 90 हो गए हैं, 90 और 20 हो गए हैं, 110 हो गए, 0 में जोड़ेंगे तो 110, 5 कम हो गए तो 105 हो गए हैं, फिर 15 कम कर देते हैं तो हो जाएंगे इसमें से 90। तो इस तरीके से हम TU क्या होता है, MU का टोटल होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल है वही टोटल यूटिलिटी है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब विभाज्य और अविभाज्य वस्तु में हम इसको डिवाइड करते हुए थोड़ा सा अपन डायग्राम के द्वारा इसको शो करेंगे किस तरीके से इसको बताया जाता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले अलग अलग थोड़ा सा दिखाएंगे इनको। दो ग्राफ डायग्राम बनाएंगे अपन साथ में ही। एक्स तो ये वो भी बोल सकते हैं, इसको 0 भी बोल सकते हैं क्योंकि R से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं अविभाज्य, विभाज्य लिख देते हैं, विभाज्य और अविभाज्य दोनों में एक ही कंडीशन होगी, बट क्या है कि थोड़ा अलग डायग्राम में इसको एक को हम आयताकार डायग्राम में दर्शा देंगे तो एक को लाइन डायग्राम में इसको दर्शा देंगे। तो इधर है वस्तुओं की मात्रा, और इधर लिखते हैं सीमांत उपयोगिता। तो दोनों में एक साथ ही चलेगा, ये यहाँ बीच में इसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, ये मान लें कि ये दोनों पे एक साथ लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाते हैं इसको मार्जिनल यूटिलिटी का जो ये टॉपिक है हमारा, ये आप देखोगे ध्यान से तो हाईएस्ट कितना है 50 है और माइनस में भी गया हुआ है, माइनस में 15 है। तो हम इसको 10 का अंतर करते हुए बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ थोड़ा नीचे और बढ़ा लेते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। नीचे इधर 10, ये हो जाएगा 20। इसी तरीके से हम आइडियल इसमें भी लगा लेते हैं। ये 50 लगभग यहाँ है, 40 थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ है, 30 यहाँ है, ये यहाँ आ गया है। थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लेते हैं, नीचे की साइड से बना लेते हैं। ये हो गया है 10, 20 और ये हो गया है 30 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लिए, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा आपको ताकि मिलता रहे। 10, 20, 30, 40 और ये 50। नीचे भी थोड़ा चल देते हैं, नीचे हम कर देते हैं यहाँ ये 10, ये हो जाएगा यहाँ 20। यहाँ हो जाएगा 20। नीचे वाला माइनस का आंकड़ा है, ऊपर वाला प्लस का आंकड़ा है। अब हम इसको डायग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले ये है 50, तो 50 पे हम नीचे पहले इकाइयां लिख लेते हैं। 6 इकाइयां हैं हमारे पास कुल, तो 1, 2, 3, 4, ये 5, ये हो गई 6। तो इस तरीके से हम पहले डायग्राम में हम वो बनाते हैं रेक्टेंगल। तो इस तरीके से पहली इकाई पे आप देखोगे कि 50 है, तो हम इस तरीके से 50 पे एक आयताकार स्तंभ बना देते हैं। फिर दूसरे पे 40 है,
तो आप इस तरीके से देखोगे, ये यहाँ 40 के सामने और 2 के ऊपर की ओर देखेंगे तो इस तरीके से इसको यूं मिला देंगे। उसके बाद में तीसरे पे 20 है तो 20 पे चलते हैं, तो 20 के सामने और इस तरीके से ये 20 हो गया है। उसके बाद में 4 पे 0 तो कुछ नहीं है, ये हाँ ये 0 रहेगा। 5 पे माइनस का 5 है तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लगभग इसको छोटा सा बना देते हैं, आधा लगभग 5 को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, 4 और ये 5। ये है। और उसके बाद में है 15 थोड़ा सा, ये 10 और 20 का बीच का हिस्सा है, 15 का लगभग इतना हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये लगभग 15 के आसपास है। तो हम इनमें थोड़ा लाइनिंग कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। हमने इसमें लाइनिंग कर दिया है। तो ये सारे आंकड़े इस तरीके से आप देख रहे हो कि लगातार सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और एक जगह आपको दिखेगा इनका जो पूर्ण संतुष्टि बिंदु है वो है ये, यहाँ पे पूर्ण रूप से संतुष्ट है व्यक्ति, तो ये पॉइंट है। तो ये सारा का जो सारा हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ है घटती सीमांत उपयोगिता, और ये है यहाँ हम इस पॉइंट को लिखेंगे पूर्ण संतुष्टि बिंदु। तो इस तरीके से ये पूर्ण संतुष्टि बिंदु हो गया है। इसमें हम केवल पॉइंट पॉइंट मिला के बनाते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ आंकड़े ले लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1 पे आप देखोगे आंकड़ा कितना है, 50 का है, तो हम 1 के ऊपर 50 के सामने ही पॉइंट लगाते हैं। तो आप देखोगे इस तरीके से पॉइंट लगाना है। और 2 पे हम देखेंगे 40 है तो 2 के ऊपर और 40 के सामने पॉइंट लगाना है। ये 2 के ऊपर गया और ये लगभग 40 के सामने लगा दिया हमने। 3 पे 20 है तो 20 के सामने इस तरीके से पॉइंट लगाना है हमें। 3 के ऊपर और 20 के सामने। 4 पे कुछ नहीं है, 0 है तो 4 पे यही पॉइंट लग जाएगा। 5 पे माइनस का 5 है तो लगभग 5 10 20 का हिस्सा सा बना लेते हैं हमने यूं, ठीक है। और फिर 15 है माइनस का, तो 15 लगभग यहाँ आ जाएगा, 6 के नीचे यहाँ। तो इस तरीके से हम इन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। वो नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। तो इस तरीके से ये MU वक्र है, सीमांत उपयोगिता घटती हुई जिसमें दिखाई गई है। तो आप ये बता सकते हो कि आप इसमें सीमांत उपयोगिता घटती हुई है, घटती सीमांत उपयोगिता इसमें लिख सकते हैं हम, घटती सीमांत उपयोगिता। तो इस तरीके से हम दोनों प्रकार के डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों में घटती हुई सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। एक में विभाज्य वस्तु है तो दूसरे में अविभाज्य वस्तु है। तो हमारा ये टॉपिक डायग्राम से रिलेटेड यही था। आगे हम बात करते हैं इसकी मान्यताओं की, इनकी शर्तों की। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं कि मात्रा व गुण में समानता। तो जो हम जिन वस्तुओं का हम उपभोग लेने जा रहे हैं उनकी मात्रा व गुण वो समान रहने चाहिए। यदि उसमें यदि परिवर्तन हो गया है तो ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम पानी का जैसे गिलास ले रहे हैं तो पानी एक बार गर्म पानी पी लिया, एक बार ठंडा पानी पी लिया, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नियम लागू नहीं हो पाएगा। दूसरा इसका है उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। तो जो हम जिस वस्तु को उपभोग में लेने जा रहे हैं उसकी इकाई भी क्या होनी चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि
जैसे पानी का गिलास है, ठीक है, उसमें से आप पानी गिलास से पियोगे तो एक सिस्टम है उसका कि 1 गिलास 2 गिलास, लेकिन आप चम्मच से पीना स्टार्ट कर दोगे तो फिर ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उपयुक्त इकाई नहीं होती है। उपभोग में निरंतरता। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो कि उपभोग हमारा लगातार होना चाहिए। यदि बीच में आप जैसे मान लो कोई एप्पल की बात करते हैं, एप्पल आप यूज में ले रहे हो, तो आप पहला एप्पल अभी खाया है, अगला एप्पल 2 घंटे बाद खा रहे हो, तो फिर अगला एप्पल 1 घंटे बाद खा रहे हो, तो इससे क्या आपको घटती हुई दर से सीमांत तीव्रता प्राप्त नहीं होगी, जो बराबर या समान ही आपको उपयोगिता मिलेगी, उसमें घटते हुए नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि उपभोग लगातार होना चाहिए, उसमें बीच में गैप नहीं आना चाहिए। उसके बाद में है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे। जो ये नियम लागू होने के पीछे ये भी एक शर्त है कि जो स्थानापन्न वस्तुएं उनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उपभोक्ता उस साइड में चला जाएगा, यानी स्थानापन्न वस्तुओं की तरफ। तो इसलिए इन वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है, ये शर्तें हैं इसकी, वो है उपभोग की अवधि लंबी हो तो अन्य बातें स्थिर है। यदि ऐसी वस्तु है जिसका उपभोग लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो उस कंडीशन में जो अन्य बातें, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, अधिमान, ये सब क्या है, स्थिर रहना चाहिए, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं हो पाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो। अब जैसे मान लो कोई उपभोग कर रहा है और इसको कोई ऐसा कोई दुख का समाचार मिल जाए, तो उस कंडीशन में फिर वो नियम लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे एक लड़का बैठा है, कोई चीज यूज में ले रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है, अचानक उसको न्यूज मिलती है कि आपका रिजल्ट है जो खराब हो गया, तो फिर वो खाना उसका बिल्कुल खा नहीं पाएगा। तो कहना मतलब है कि कोई ऐसे बीच में न्यूज नहीं मिलनी चाहिए व्यक्ति को जिससे कि उसके मानसिक स्थिति पे कोई इसका इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, जो सॉरी इसकी शर्त है, वो है आवश्यकता सामूहिक न होकर केवल एक ही हो। यानी इसका मतलब है कि कोई चीज ऐसी चीज नहीं हो जिसमें हम हमारी शान शौकत दिखती हो, या हमें इसका दिखावा करना हो, या हम ऐसे शक्ति का प्रदर्शन करना हो, तो उस कंडीशन में नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है ये सीमाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। तो हाँ, यदि आप दिखावा करोगे, शान शौकत दिखाओगे, पावर का यूज करोगे, तो वहां लगातार किसी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा दिखाओगे, ज्यादा से यूज में लोगे, तभी वो दिखाई देती है, तो वहां नियम लागू नहीं होता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, सोने चांदी की जैसे हीरे जवाहरात है, तो इनकी क्या है, कभी जो उपयोगिता है वो खत्म नहीं होती है, लगातार वो ये बढ़ती जाती है। शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो इसमें जितना इजाफा करोगे, इतने बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा इसमें क्या है, मजा आता है, ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें नियम लागू नहीं होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं उपभोग स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस जगह आप उपभोग कर रहे हो उस स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, अभी तो एसी में बैठे थे, तो आप ठीक है, अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको गर्म जगह बिठा दिया जाए, ठीक है, ऐसे निकाल के बाहर धूप में बिठा दे, खाना खाएंगे, तो उस कंडीशन में आप खाना सही तरीके से नहीं खा पाओगे, आपके खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो जो हम नियम जिसकी बात करें वो नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत का मामला है इसमें। तो ये इसकी सीमाएं हैं, शर्तें हैं। लास्ट पॉइंट इसका कि ये नियम है जो सुखमय अवस्था में ही लागू होता है, दुख की स्थिति में नियम लागू नहीं होता है। तो इसलिए ये नियम सुखमय अवस्था में ही अप्लाई कर सकते हो आप, दुखमय स्थिति में नहीं। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में से किसी की डेथ हो जाती है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। यदि उस व्यक्ति को कहा कि आप इस चीज का उपभोग करो, तो उसका उपभोग करने का मतलब नहीं है, दुखमय स्थिति में नियम लागू नहीं होता है। तो ये इसकी कुछ शर्तें थी।